मैं सुरेंद्र कुमार, राजकीय महिला महाविद्यालय रतिया। हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा आधुनिक काल से आरंभ हुई तथा इसका प्रवर्तन 19वीं शताब्दी में हुआ। इससे पूर्व हिंदी के विभिन्न कवियों तथा लेखकों ने कुछ पुस्तकें अवश्य लिखी, परंतु उनमें विभिन्न कवियों के व्यक्तित्व तथा कृतित्व का आंशिक रूप से वर्णन प्राप्त होता है। परंतु फिर भी कुछ साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ इस प्रकार से परिचित करवाया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा आधुनिक काल से मानी जाती है और 19वीं शताब्दी को इसका विकसित रूप कहा जाता है। परंतु फिर भी 19वीं शताब्दी से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना की गई जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं उनकी रचनाओं का दिया गया, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, कविमाला, कालिदास हजारा आदि ऐसी पुस्तकें जिनमें कवियों और उनकी रचनाओं के कालक्रम, सन, संवत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। आज तक का सर्वमान्य तथ्य यह है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का प्रथम प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा दे तासी ने किया। इन्होंने अपने ग्रंथ हिस्toire de la littérature इंडोई ए हिंदुस्तान में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णाक्रमानुसार किया है। इस ग्रंथ का प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण सन 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे 3 खंडों में विभक्त किया गया, जिसमें बहुत से संशोधन किए गए। इस ग्रंथ का महत्व केवल इस दृष्टि से है कि इसमें हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया तथा कवियों की रचनाओं का समय भी निर्देशित करने का प्रयास किया गया। अन्यथा कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी के वर्णक्रम से प्रस्तुत करना, काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का प्रयास न करना, हिंदी कवियों में इतर भाषाओं को घुला मिला देना आदि ऐसी त्रुटियां रहीं, जिसके कारण इसे इतिहास मानने में संकोच होता है। भारत से दूर रहकर विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक प्रयास का महत्व उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं, अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से ही माना जाता है। यह बात गार्सा दे तासी के प्रयास पर भी लागू होती है। उनके ग्रंथ में अनेक त्रुटियों व कमियों के होते हुए भी उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में उसके प्रवर्तक के रूप में गौरवपूर्ण स्थान देना हम उचित समझते हैं। गार्सा दे तासी का इतिहास लेखन परंपरा का प्रयास हम हिंदी के साहित्यकारों, इतिहासकारों और यहाँ तक कि शोधार्थियों के लिए बहुमूल्य खजाना है। गार्सा दे तासी के बाद शिव सिंह सेंगर ने अपनी रचना शिव सिंह सरोज, जो कि 1833 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें इन्होंने हिंदी के 1000 भाषा कवियों के जीवन और उनके साहित्य का परिचय प्रस्तुत किया। इस ग्रंथ में उन्होंने कवियों के जन्मकाल, रचनाकाल आदि के संकेत भी दिए। यह दूसरी बात है कि वे संकेत बहुत विश्वासपूर्ण नहीं थे। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का भी अधिक महत्व नहीं है, परंतु फिर भी उनके द्वारा उस समय के हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को अपने इतिहास ग्रंथ में संकलित करना ही अति महत्वपूर्ण था, जिससे परवर्ती इतिहासकारों ने लाभ उठाया। इस दृष्टि से इस ग्रंथ का भी अपना ही एक महत्व है। नंबर 4, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में
जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जिसमें हिंदी के साहित्यकारों का वर्णन मिलता है, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें हिंदी के लेखकों, कवियों कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी विशेषताओं को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया। उनके काल विभाजन संबंधी प्रयास के गुण दोषों पर भी आगे अलग रूप से विचार किया जाएगा, किंतु हम इतना ही कह सकते हैं कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के स्वरूप एवं विकास के संबंध में जिस दृष्टिकोण का परिचय जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है, वह प्रवृत्ति इतिहासकारों के लिए भी पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ। मुख्य बात यह रही कि हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र भी निर्धारित हुआ। इसमें न तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया जा सकता है और न ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए भूमिका में लिखा है, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्राकृत में लिखी हुई पुस्तकों को भी विचार से बाहर रखा। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, परंतु वह आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। मैं न तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों और साहित्य उर्दू के लेखकों को अपने विचार में रखना चाहता हूँ, क्योंकि इन सभी पर गारसा दत्तासी ने पहले ही पूर्णतः विचार कर लिया था। इस प्रकार हिंदी भाषा के संबंध में स्पष्ट एवं निर्भ्रांत दृष्टि का परिचय ग्रियर्सन ने दिया। वह निश्चय ही उस युग की भूमिका में महत्वपूर्ण प्रतीत होता है और यहाँ तक कहा जा सकता है कि दृष्टि की इसी स्वच्छता के कारण वे अपने लक्ष्य में सफल हो सके। ग्रियर्सन की दूसरी विशेषता यह रही कि उन्होंने अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर के ग्रंथों के अतिरिक्त भक्तमाल, गोसाई चरित्र, हजारा, काव्य संग्रह आदि अनेकों रचनाओं का उल्लेख स्थान स्थान पर किया, जिससे उनकी उस तटस्थता, प्रामाणिकता और ईमानदारी का बोध होता है जो किसी भी इतिहासकार के लिए आवश्यक है। दुर्भाग्य की बात यह रही कि उनके प्रवृत्ति हिंदी साहित्यकारों द्वारा इस परंपरा का निर्वाह समय रूप में न हो सका। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन अपनी दृष्टि एवं पद्धति पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि उन्होंने सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का प्रतीक है। प्रत्येक काल गौण कवियों का अध्याय विशेष के अंत में उल्लेख किया। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की भी व्याख्या उन्होंने अपने ग्रंथ में की। उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों के भी उद्घाटन का प्रयास, उनकी व्याख्या अपने ग्रंथ में की। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना तथा भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जब हिंदी साहित्य क्षेत्र में आलोचना एवं अनुसंधान की परंपराओं का श्री गणेश भी न हुआ था, तब हिंदी भाषा एवं उनके काव्य की ऐसी स्पष्ट, सूक्ष्म एवं प्रामाणिक ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत कर देना ग्रियर्सन की अद्भुत प्रतिभा एवं शक्ति और अध्ययनशीलता को प्रमाणित करता है। दूसरी बात यह रही कि उनका ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में लिखा होने के कारण हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका, जिससे परवर्ती युग के अनेक इतिहासकार जो उनकी धारणाओं और स्थापनाओं को लोगों तक नहीं पहुंचा सके, हिंदी माध्यम से उसे प्रस्तुत कर सके और उस यश के भागी न बन सके जो वस्तुतः ग्रियर्सन को श्रेय दिया जा सकता था। नंबर 5, सन 1913 में मिस्र बंधुओं द्वारा प्रकाशित मिस्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन
4 भागों में हुआ, जिसके प्रथम 3 प्रकाशन सन 1913 में हुए और चौथा प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ। मिस्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी यह प्रयास किया कि वह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो सके। इसे परिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने एक ओर तो इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, तो वहीं दूसरी ओर इसे 8 कालखंडों में विभाजित कर दिया। इस क्षेत्र में उन्होंने पूर्ववर्ती इतिहासकारों से अधिक सफलता प्राप्त की। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ की विशेषता यह रही कि इसमें कवियों के विवरण के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों का भी वर्णन किया गया। इन्होंने अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाते हुए साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का यत्न किया। कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी विभिन्न अलग अलग श्रेणियां बनाई गई, जिसमें काव्य की समीक्षा में प्रांगत सिद्धांतों और पद्धतियों का अनुसरण मिलता है। अतः आधुनिक समीक्षा की दृष्टि से यह ग्रंथ भले ही बहुत संतोषजनक न हो, परंतु फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण को मैंने प्राय मिश्रबंधु विनोद से ही लिया है। प्रवर्ती इतिहासकारों के लिए यह आधार ग्रंथ रहा है। नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही प्राप्त है। उनके द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो सन 1929 में प्रकाशित हुआ ग्रंथ है, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इसके आरंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए लिखा था कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब वह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। इसका उदाहरण देते हुए स्पष्ट करते हैं कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित एवं सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि उन्होंने साहित्य इतिहास के साहित्य लोचन से पृथक रूप में ग्रहण करते हुए विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी परिचय दिया है। उन्होंने इतिहास के मूल विषय को आरंभ करने से पूर्व ही काल विभाग के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त करके अपनी योजना को निश्चित रूप से प्रस्तुत किया। वे 4 कालखंड, जिन्हें हम वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अपने समय के साहित्यकारों का जीवन और साहित्य मूल्यांकन भी अपने साहित्य ग्रंथ में किया। इन्होंने साहित्य इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। जिससे पाठक के मन में किसी प्रकार की शंका और संदेह का कोई स्थान नहीं रह जाता है। यहाँ दूसरी बात यह है कि उन्होंने काल विभाजन का आधार न देकर केवल तत्व संबंधी निष्कर्षों की ही सूचना दी है। इससे उस युग के उन पाठकों को अवश्य लाभ हुआ जो काल विभाजन की सूक्ष्मताओं के पचड़े में पड़े बिना ही संपूर्ण
हिंदी साहित्य को एक दृष्टि से देख लेना चाहते थे। तथ्यों और निष्कर्षों के अनुसार जब यह काल विभाजन भी त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो गया है, तब इसमें कोई संदेह नहीं कि अपनी अति सरलता व स्पष्टता के कारण यह आज भी बहुप्रचलित और बहुमान्य है। आचार्य शुक्ल के इतिहास की एक अन्य विशेषता यह भी रही है कि उन्होंने भक्ति काल को 4 भागों या ये कहा जाए कि 4 शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित कर दिया। उन्होंने इस काल के समस्त साहित्य को पहले निर्गुण धारा और सैगुण धारा में और फिर प्रत्येक के 2-2 शाखाओं ज्ञानाश्रयी शाखा व प्रेमाश्रयी शाखा तथा राम भक्ति शाखा व कृष्ण भक्ति शाखा में विभक्त करके न केवल साहित्यक आलोचकों के लिए अपितु दार्शनिक तथा धार्मिक दृष्टि से साहित्य अनुसंधान करने वालों के लिए भी एक अत्यंत सरल एवं सीधा मार्ग तैयार कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इतिहासकार के रूप में सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना है। इस क्षेत्र में उन्होंने एक तो चुने हुए कवियों को ही लिया, जहां मिश्र बंधु विनोद में कवि संख्या 5000 से अधिक पहुंच गई थी, वहीं इन्होंने लगभग 1000 को ही अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान दिया। फिर भी उनके विवेचन में उनकी साहित्यिक महत्ता व लघुता का ध्यान रखते हुए इन्हें तदनुसार ही स्थान दिया है। वस्तुतः इतिहास के इतने संक्षिप्त रूप में भी इतने कवियों का जैसा प्रामाणिक सारगर्भित एवं साधारण विवेचन वे प्रस्तुत कर पाए हैं, उससे इतिहासकार शुक्ल की महानता प्रमाणित होती है। इसी प्रकार विभिन्न काव्यधाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्धारण में भी उन्हें असाधारण सफलता प्राप्त हुई है। रीति ग्रंथकारों के आचार्यत्व एवं कवित्व का भी सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उनकी उपलब्धियों तथा सीमाओं के संबंध में जो निर्णय आचार्य शुक्ल ने दिए हैं, वे बहुत कुछ अंशों में आज भी मान्य हैं। इसी प्रकार उन्होंने आधुनिक काल के कवियों लेखकों का परिचय अपने साहित्य इतिहास में वर्णित किया है। फिर भी इनके इतिहास वर्णन में कुछ कमियां रह गई, परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सुदृढ़ नींव इन्हीं के द्वारा रखी गई है और इनके द्वारा दिए गए काल विभाजन को भी सर्वमान्य माना गया है। इनके द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 युगों में बांटा गया है। नंबर 1 आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, संवत 1050 से 1375 तक। नंबर 2 पूर्व मध्य काल, जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, संवत 1375 से 1700 तक। नंबर 3 उत्तर मध्य काल, जिसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, 1700 से 1900 तक। नंबर 4 आधुनिक काल, जिसे गद्यकाल के नाम से जाना जाता है, संवत 1900 से आज तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस वर्गीकरण में आदिकाल को छोड़कर से सभी कालों के बारे में सभी विद्वानों ने सहमति प्रकट की है और इसे हिंदी साहित्य का आधार माना है। नंबर 7 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका के अंतर्गत आचार्य द्विवेदी के इतिहास संबंधी कुछ और रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल इत्यादि। इनमें उन्होंने अपने विषय विचारों को और अधिक व्यवस्थित एवं स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया है। हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषता है मध्यकालीन काव्य के स्रोतों व पूर्व परंपराओं के अनुसंधान तथा उनकी अधिक सहानुभूतिपूर्ण व यथातथ्य व्याख्या करने की दृष्टि से आचार्य द्विवेदी का योगदान अप्रतिम है। वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। साथ ही उनके युग रुचिवादी एकांगी दृष्टिकोण के समानांतर अपनी परंपरापरक
दृष्टिकोण को स्थापित करके उन्होंने हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए एक व्यापक एवं संतुलित इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी घटना, रचना या धारा की शुद्ध विकासवादी व्याख्या करने के लिए परंपरा और युग स्थिति दोनों पक्ष ही विचारणीय है। आचार्य द्विवेदी ने जहाँ परंपरा पर बल दिया, वहीं आचार्य शुक्ल ने युग स्थिति पर। अतः कहा जा सकता है कि दोनों के मत इस दृष्टि से एक दूसरे के पूरक है। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना व परंपराओं के बोध की बात है, निश्चित ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। पूर्ववर्ती सांस्कृतिक धाराओं, सारणियों और पद्धतियों का जैसा गंभीर अनुशीलन चिंतन उन्होंने किया है तथा मध्यकालीन जनमानस की भाव धाराओं में जैसी गहरी डुबकी उन्होंने लगाई है, वह किसी और के लिए संभव नहीं है। फिर भी उन्होंने अपना लक्ष्य आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित इतिहास के स्थूल ढांचे में ही अपनी धारणाओं को समेट देने तक का रखा है, जबकि उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन कर देने की शक्ति का भी उनमें अभाव नहीं था। शुक्ल जी द्वारा स्थापित प्रथम 3 कालखंडों को बाहरी रूप व भीतरी आधारों की दृष्टि से पूर्णतः झकझोर देने के बाद भी उन्होंने उसे उन्मूलित कर देने का कार्य अपने हाथों से संपादित नहीं किया। शायद यह उनकी अहिंसक दृष्टि का परिणाम है कि वे पूर्व व्यवस्था के सारे दोषों व अवगुणों का उद्घाटन करने के बाद भी अपनी ओर से उनमें परिवर्तन का कोई प्रयास नहीं करते हैं। कदाचित यही कारण रहा कि उनके इतिहास की रूपरेखा, काल विभाजन पद्धति व काव्यधारा की नियोजना बहुत कुछ आचार्य शुक्ल के इतिहास के इर्द गिर्द घूमती रही। इनका साहित्य लेखन सांस्कृतिक एवं मूल्यात्मक है। नंबर 8, आचार्य द्विवेदी के साथ साथ इस क्षेत्र में अवतरित होने वाले एक अन्य विद्वान डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहे हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में लिखा, जिसे 693 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक की कालावधि को ही लिया गया है। संपूर्ण ग्रंथ को 7 भागों में विभक्त करते हुए सामान्यतः रामचंद्र शुक्ल के ही वर्गीकरण का अनुसरण किया गया है। इतना अवश्य है कि युगों व धाराओं के नामकरण में परिवर्तन कर उन्हें सरल रूप दे दिया गया है। यथा निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा, निर्गुण प्रेम मार्गी जिसे सूफी शाखा कहा जाता है, जैसे लंबे लंबे नामों के स्थान पर संत काव्य, प्रेम काव्य आदि का प्रयोग किया गया, जो अधिक सरल है। वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल और जोड़ दिया गया है। यद्यपि इस समय तक अपभ्रंश और हिंदी का भेद भली भांति स्पष्ट रूप से सबके सामने आ चुका था। स्वयं डॉक्टर वर्मा ने भी दोनों को भिन्न भिन्न माना है, फिर भी अपभ्रंश के सिद्ध जैन व नाथपंथी कवियों की वाणी को हिंदी साहित्य में स्थान देने का वे भी लोभ नहीं छोड़ पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। ऐतिहासिक व्याख्या की दृष्टि से यह इतिहास आचार्य शुक्ल के गुण दोषों का ही विस्तार है। कवियों के मूल्यांकन में अवश्य लेखक ने अधिक सहृदयता और कलात्मकता का परिचय दिया है। अनेक कवियों के काव्य सौंदर्य का आख्यान करते समय लेखक की लेखनी काव्य में हो उठती है, जो कि डॉक्टर वर्मा के कवि पक्ष का संकेत देती है। शैली को इसी सरसता और प्रभावपूर्णता के कारण उनका इतिहास पर्याप्त लोकप्रिय हुआ तथा पाठकों को इस बात का अभाव प्राय खलता रहा है कि यह काल तक ही सीमित है। इसका शेष भाग अलिखित रहा। नंबर 9, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा भी हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास प्रकाशित करने की विशाल योजना क्रियान्वित हुई है, जिसके अंतर्गत समस्त हिंदी साहित्य को 16 भागों में प्रस्तुत किया गया।
इस ग्रंथ के लेखन के लिए कुछ सामान्य सिद्धांतों और पद्धतियों का निर्धारण किया गया। फिर भी प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादन में तथा विभिन्न लेखकों के सहयोग से निर्मित हुआ। संपूर्ण ग्रंथ के लेखन में शताधिक लेखकों का सहयोग लिया गया। ऐसी स्थिति में इनकी उपलब्धियों और सीमाओं के बारे में सामान्य रूप से कुछ कहना कठिन है। प्रत्येक खंड की सफलता असफलता बहुत कुछ उसके संपादक व सहयोगी मंडल पर भी निर्भर रही है। समग्र रूप से यह कहा जाए कि यह योजना हिंदी साहित्य इतिहास की बिखरी हुई सामग्री को एक जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास था, तो इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा। इतिहास के स्थूल ढांचे के रूप में इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ही संशोधित करके अपनाया गया है। अतः मूल ढांचे के गुण दोष इसमें भी अधिक व्यापक, विस्तृत एवं सबल रूप से विद्यमान है। यदि सभी क्षेत्रों के अन्य लेखकों के स्वतंत्र सहयोग की अपेक्षा कुछ चुने हुए अधिकारी विद्वानों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता, तो निसंदेह इसमें अपेक्षाकृत अधिक एकरूपता एवं सजीवता आ पाती। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य में भी विभिन्न काव्य परंपराओं का वर्णन किया गया और रासो काव्य परंपरा का विवेचन किया गया। इसमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के हिंदी साहित्य में संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण किया गया। इसमें भी आचार्य शुक्ल के इतिहास की रूपरेखा को अधिक ध्यान में रखा है। इसमें यत्र तत्र अधिक स्वतंत्रता से काम लिया गया। यही कारण है कि इसमें हम रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपरा को देखते हैं, परंतु साथ ही इसमें कुछ दोष भी हैं। जैसे विभिन्न अध्यायों में विभिन्न लेखकों ने इतिहास लेखन की विभिन्न दृष्टियों और पद्धतियों का उपयोग किया है, जिससे एकरूपता, अन्वति एवं संश्लेषण का अभाव दिखाई देता है। फिर भी हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा में इनका विशिष्ट स्थान है। नंबर 10, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के विकासवादी रूप का वर्णन किया है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न पक्षों पर व्यापक व विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। नंबर 12 है, उपयुक्त इतिहास ग्रंथों के अतिरिक्त भी अनेक शोध प्रबंध और समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं, जो हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को तो नहीं, किंतु उसके किसी एक पक्ष, अंग या काल को नूतन ऐतिहासिक दृष्टि और नई वस्तु प्रदान करते हैं। इन सब का विवेचन तो यहाँ संभव नहीं है, किंतु इनका संकेत अवश्य किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर भगीरथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का रीतिकाल की भूमिका, श्री विश्व प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत आदि कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास पर समुचित प्रकाश डालते हैं। सारांश, हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा लगभग 125 वर्षों से चली आ रही है, जिसका आरंभ गारसा दत्तासी से लेकर अनेक हिंदी के आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा किया गया इतिहास लेखन है। इस छोटी सी अवधि में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का पर्याप्त विकास हुआ है और जो अनंत है, जारी भी है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के अति लघुतरात्मक प्रश्न इस प्रकार से हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की उत्तरमाला। आप सभी का धन्यवाद।